नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राणा द्रोणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसकी एक सीरीज़ चलेगी और एक सीरीज़ के माध्यम से हम लोग लगातार क्या करेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास को धीरे धीरे करके पूरा हमारा ये होगा यूरोपीय कंपनियों के भारत के आने से लेकर आपका देश स्वतंत्रता तक। और स्वतंत्रता के बाद क्या होगा, भारत में स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान की मांग रखी जाएगी और जिन्ना की 20 सूत्री मांग देता है। इस प्रकार से अलग अलग मांगों को लेकर हम लोग संविधान का नया टॉपिक लेकर स्टार्ट होंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इतिहास का चरण जो है उसको कहा जाता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के पहले हमें कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते जिसके माध्यम से हम ये तय कर पाएँ कि भारत की संस्कृति क्या थी, भारत की सभ्यता क्या थी, या भारत में क्या क्या उस समय था, किस प्रकार का समाज था और किस प्रकार के सांप्रदायिक तत्व भारत की अर्थव्यवस्था या भारत के सामाजिक तत्व को प्रभावित करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इन सबके हमें क्या हुआ कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो इनको आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है इतिहास के 3 चरण हैं। 3 चरण में क्या होता है देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अगर हम पढ़ें इतिहास यानी कि हिस्ट्री, तो इतिहास जो है सबसे पहले पूछी जाती है कि इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। इतिहास के जनक है हेरोडोटस, तथा इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये इनकी पुस्तक का नाम है। समझो, अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारी जो हिस्ट्री है इसको 3 भागों में देखने को मिलता है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। किस प्रकार से, एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब समझ लें 3 चरण क्या होंगे इतिहास के। तो अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले तो ये जानो इतिहास कहते किसे। तो इतिहास आपको पता है इति प्लस हास 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि विज्ञान, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विज्ञान, या हम कह सकते हैं एक ऐसी जानकारी जिसके माध्यम से हमें देश में पुरुषार्थों की शिक्षा मिलती है, या हम अपने अतीत को जिसमें पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं अतीत का जिसमें अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। इति प्लस हास, इसका मतलब प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है आपके, हेरोडोटस, और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। अब कुछ लोगों ने इतिहास को लिखा, इसके पश्चात अब बात ये आती है कि जिन लोगों ने इतिहास को लिखा उन्हें ये बात बताई किसने। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर लिखी थी, वो व्यक्ति गया उसने पढ़ा जाकर और सारी बातें लिख दी। तो अब बात आती है इतिहासकारों को इतिहास कैसे पता चला। तो इतिहासकारों को इतिहास इन 3 स्थितियों में पता चलता है। सबसे पहली बात, इतिहास का पहला चरण प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था, मानव जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ना ही इसके कोई लिखित प्रमाण मिले, और ना ही इसे कभी भी किताबों में लिखा गया, और ना ही इसे पढ़ा गया। सीधी सी बात। तो प्रागैतिहासिक काल की हम व्यवस्था विशेषता में क्या लिखेंगे कि इस समय मानव का जीवन जो था, मानव आदि मानव हुआ करता था। इसके पास खाने के लिए कंदमूल फल होते थे, और कंदमूल फल जानवर जो भी उनको मिलता था मांस वगैरह खाते थे, और लेकिन उस मांस को वो पकाते नहीं थे, क्योंकि उस समय आग की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमें प्रागैतिहासिक काल में बिना लोड लेते हुए पहली 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात क्या है। पहली बात में है कि इस समय मानव जो था, मानव आदि मानव था, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तथा तीसरी बात क्या होगी कि ना तो इसको पढ़ना लिखना जानता था, ना ही इसे पढ़ा या लिखा जा सका। ठीक है, तो ऐसा काल जिसमें मानव तो थे लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ना ही उन्होंने कुछ लिखा और ना ही उसे पढ़ाया जा सका। इस प्रकार के काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। अब बात आती है दूसरी, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की क्वालिटी क्या थी, इस समय मानव पढ़ना लिखना जानता था, पढ़ना लिखना जानता था, मानव द्वारा पढ़ने लिखने के साक्ष्य मिले, परंतु हम उन्हें पढ़ और समझ नहीं पाए, हमें पता ही नहीं चला उन्होंने क्या लिखा। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे कोई इस प्रकार से,
ये मैंने कुछ लिख दिया। तो इस समय ये था कि उस समय के लोगों के इस प्रकार की लिपि देखने को मिली, तो इस प्रकार से ये मतलब ये था कि लोग पढ़ते लिखते तो थे, वो आपस में एक दूसरे को समझते होंगे, लेकिन हम लोग उसको पढ़ और समझ आज तक नहीं पाए। तो ऐसी कोई भी घटना हो जिसमें मानव पढ़ना लिखना जानता हो, उसके साक्ष्य मिले, परंतु मानव उसको पढ़ने या आज के समय में उसको पढ़ा या लिखा या समझा नहीं जा सका, तो उस प्रकार के हम काल को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ना ही उसके कोई साक्ष्य मिले, ना ही पढ़ा जा सका, तो उस काल को हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है, तो आप लोग सीधा आप ऐसे ही बता सकते हैं कि इस समय मानव पढ़ना लिखना जानता था, उसके लिखित प्रमाण मिले और मानव को उसको आसानी से पढ़ा या समझा जा सका, उस प्रकार के हम काल को क्या कहते हैं हम लोग, ऐतिहासिक काल। जैसे अगर आपसे मैं उदाहरण के लिए पूछूं कि बताओ महर्षि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ निम्न में से एक कैसा ग्रंथ है, तो आप क्या कहोगे, ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्योंकि महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया जो ऐतिहासिक ग्रंथ था उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उन्होंने लिखा, उस समय का मानव पढ़ना लिखना जानता था, बाद में लोगों ने उसे पढ़ा समझा, तो वो क्या है, ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, तो हड़प्पा सभ्यता में कीलाक्षर लिपि और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और उस समय की जो लिपि थी आद्य ऐतिहासिक काल, तो उसकी विशेषता क्या थी कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के पढ़ने लिखने के साक्ष्य तो हमें मिले, परंतु हम उन्हें पढ़ और समझ नहीं पाए। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे काल की घटना है, आद्य ऐतिहासिक काल की घटना। और हड़प्पा सभ्यता के पहले आपको जो भी मिलता है वो सब काय की घटना है, ऐतिहासिक काल की घटनाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम लोगों का जो इतिहास है वो कैसा है, ऐतिहासिक काल है। और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास का मतलब ये था कि जब तक हिंदू राजाओं का शासन रहा, लगभग हिंदू राजा अंतिम तक। ठीक है, तो ये बात कहाँ से शुरू होती है प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो प्राचीन भारतीय इतिहास आपका शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के बाद कहाँ बात पहुँचती है, हड़प्पा सभ्यता के बाद बात आती है आपकी वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता के बाद क्या होता है, उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हो देखने को मिलता है, भारत में लोग धर्म के आंदोलन की लड़ाई लड़ने लगते हैं। कहते हैं कि भाई धर्म एक बड़ी बात है और धर्म से किसी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता ही। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात क्या हुआ कि वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। 4 वेद कितने हैं, 4 हैं आपके, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के बाद क्या हुआ कि भारत में उत्तर वैदिक काल, वेदों के बाद की सभ्यता देखने को मिली। और इसके पश्चात क्या हुआ कि वेदों के बाद भारत में सांप्रदायिकता बढ़ने लगी और लोगों को लगने लगा कि भगवान कोई एक ऐसी वस्तु है जिसने हम सबको बनाया और भगवान को खोजना बहुत जरूरी है। इस वजह से भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए और धार्मिक आंदोलन में सभी देशों, पूरा विश्व लगा हुआ था। चीन से कौन थे, लाओत्से या कन्फ्यूशियस। यूनान से पाइथागोरस लगे हुए थे, जिनका मैथ में नाम सुना होगा आपने खूब। इसके पश्चात आपने देखा होगा भारत में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध लगे हुए थे। इस प्रकार से पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। 450 साल आंदोलन चला। लोगों ने भक्ति माध्यम को अपनाया, किसी को भी भगवान नहीं मिले। तब लोगों ने क्या किया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे विश्वास किया। इसका मतलब ये था कि हम जो करते हैं वैसे ही ढल जाते हैं, यानी कि कर्म कांड पे विश्वास रखा, ना कि भक्ति कांड पे। ठीक है, इसके पश्चात भारत में क्या हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी मात्रा में लोहे का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, तो भारी मात्रा में लोहे का जब प्रयोग हुआ तो लोहे के प्रयोग से 16 महाजनपदों का उदय हुआ। क्या हुआ, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। और इन्हीं 16 महाजनपदों में फिर राजाओं ने अपना राज्य करना शुरू किया। लेकिन राजा पद की उत्पत्ति कहाँ हो चुकी थी, राजा पद की उत्पत्ति आपकी उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। ठीक है, समझ लो। तो ये आपका क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी बिहार। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में भारी मात्रा में लोहे का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से 16 महाजनपदों का उदय हुआ। और इन 16 महाजनपदों में सबसे जो बड़ा महाजनपद था उसका नाम था मगध। क्या नाम था, मगध। तो जब मगध साम्राज्य आया तो मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम देखने को मिले कौन सा वंश आया, तो मगध साम्राज्य सर्वप्रथम आया हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के शासक कौन थे, बिंबिसार। और बिंबिसार ने शासन किया। बिंबिसार से होते हुए ये शासन किसके पास पहुंचा, अजातशत्रु के पास। अजातशत्रु से उदयन के पास, और उदयन के पास पश्चात क्या हुआ, उदयन की हत्या कर दी शिशुनाग ने, और वहाँ से एक बनाया वंश आ गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के पश्चात क्या हुआ कि देखने को मिला आपको क्या, नंद वंश। नंद वंश के पश्चात क्या हुआ कि मौर्य वंश आया, घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश में। मौर्य वंश के पश्चात क्या हुआ कि भारत में अन्य यहाँ पे धीरे धीरे इधर किसका उदय हो रहा था, मराठाओं का उदय हो रहा था धीरे धीरे। और दूसरी साइड क्या देखने को मिल रहा था, आपके चोल पल्लव ये सब इधर चल रहे थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में राजाओं का उदय चल रहा था। गुप्तकाल आया, गुप्तकाल के पश्चात कुषाण वंश आया, कुषाण वंश के बाद धीरे धीरे वर्धना वंश आया, हर्षवर्धन तक बात पहुँची। और हर्षवर्धन के बाद ही माना जाता है कि आपका प्राचीन इतिहास जो था वो समाप्त माना जाता है।
तो हर्षवर्धन को भारतीय अंतिम हिंदू राजा के रूप में गिना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू राजा थे, मोहम्मद गौरी से उनका युद्ध हुआ था इस वजह से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी एक अफगानी व्यक्ति थे, उनके दादा परदादा अफगान से आए थे, तो इस वजह से कई इतिहासकारों में ये मतभेद माना जाता है कि भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन हैं। भारत के अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है कि भारत के अंतिम हिंदू राजा जो पृथ्वीराज चौहान थे, जब मोहम्मद गौरी ने इनका युद्ध हुआ और मोहम्मद गौरी ने जब इनकी हत्या कर दी तराइन के युद्धों के पश्चात, इसके बाद भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना हुई। और मुस्लिम वंश की स्थापना होने के पश्चात क्या हुआ कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था जो सफल रहा, तो भारत में सबसे पहले तुर्कियों ने आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन उसके पहले अरबियों ने आक्रमण किया था, तो उसके पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले 712 मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पे आक्रमण किया था। कहाँ पे, सिंध प्रांत पे। और सिंध प्रांत के उस समय राजा थे दाहिर, क्या नाम थे, दाहिर। और इसने ही पहली बार जजिया कर की स्थापना की। इसके पश्चात तुर्क आए, अफगानी आए, इसके बाद धीरे धीरे भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। धीरे 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 करके सत्ता मुगल सल्तनत तक पहुंचती है। और मुगल सल्तनत के पश्चात धीरे धीरे जैसे ही मुगल काल का अंत होता है, मुगल काल के अंत का मतलब मेरा आशय आपका औरंगजेब से है। औरंगजेब के समय में ही देखा जाने लगा कि औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं था जो कि आपका इन शासनों को संभाल सके। लेकिन औरंगजेब के पहले अगर हम लोग बात करें तो औरंगजेब के पिताजी कौन थे, शाहजहां। और शाहजहां के पिताजी कौन थे, शाहजहां के पिताजी कौन थे, जहांगीर। और जहांगीर के पिताजी अकबर। आपको अकबर से याद रखना है। तो अकबर के समय में ही क्या था कि अंग्रेज भारत आए। सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा, बताओ भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था। तो भारत में किस मुगल शासक का सत्ता थी, तो अकबर की सत्ता थी। अकबर की सत्ता के पश्चात क्या हुआ कि इसके पश्चात देखने को ये मिला कि अंग्रेजों ने किसके समय में भारत में आकर उन्होंने शाही फरमान की गुहार की तथा कंपनी के लिए क्या किया, कंपनी के लिए उन्होंने पहली मांग की, तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। तो अंग्रेज भी उस समय आए थे और इस प्रकार से अपने व्यापार का उत्कर्ष चाहते थे। और भारत की स्थिति क्या थी समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन में समझ आशय ये है, समझो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों में। तो सर्वप्रथम भारत में आए पुर्तगाली। कौन आए, पुर्तगाली। पुर्तगालियों में आया कौन, वास्को डी गामा। कब आया, 1498 ईसा पूर्व में, ईस्वी में। और इसने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की, तो इसने अपनी पहली कंपनी सूरत में स्थापित की थी, ठीक है। तो हमें 3 बातें याद रखनी थी कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, इसके पश्चात उसने अपनी कब आया, और इसके बाद उसने अपनी कंपनी स्थापित की। और ये भी देख लेते हैं कब स्थापित की। तो इसने स्थापित की थी 1503 में, ठीक। समझो कैसे। सबसे पहली बात ये आती है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के बारे में ये बात ये आती है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। पिछले वीडियो में आपको सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरे ने। और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। अब समझना ये है कि पृथ्वी के 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे क्या है, स्थल है। आज के टाइम पे जो भी पढ़ाई करता है प्रत्येक व्यक्ति को ये बात पता होगी। समझने वाली बात यह कि पृथ्वी पर 71% भाग पे जल है, तो अधिकतर भाग पे जल है, लेकिन 29% भाग पे जो स्थल है उन्हीं को हम महाद्वीपों के रूप में पढ़ते हैं। और वही महाद्वीप जो है, अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो एक यहाँ पे महाद्वीप इस प्रकार से देखने को मिलता है, एक इधर देखने को मिलता है, एक इधर महाद्वीप इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये मेडागास्कर है यहाँ पे छोटा सा। इसके बाद ये आपको यूरोप देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका एशिया, ये भारत वाली नोक है, ये हमारा एशिया देखने को मिलता है। और इधर देखने को मिलता है आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका तस्मानिया है छोटा सा, ये कैनबरा है आपकी, और यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। और ये देखने को मिलता है आपका अंटार्कटिका, ठीक। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखो इसके आसपास आप देख लो कि टोटल पानी भरा हुआ है, तो पृथ्वी पर केवल इतना ही स्थल है, बाकी सब टोटल क्या है, जल है। अब समझो,
पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था, इसके पहले भारत आने का पहला प्रयास किसने किया था? कोलंबस ने 1492 में, ठीक है, यानी कि इससे 6 वर्ष पूर्व कोलंबस भारत आना चाहता था। और भारत आने के लिए उसने क्या किया कि यहाँ से निकलने के पश्चात उसने फैसला किया कि हमें इधर जाना है। तो वो इधर से जाने के लिए पूरा प्लान में था कि हम इधर को ही जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब रात में वो सो गया तो उस समय क्या था, आपको पता होगा कि अबब अल अदीन के उस समय मैप चलते थे, और उस मैप की क्वालिटी क्या थी, वो पूरे विश्व को जानता था। और उसके मैप की क्वालिटी ये थी कि हम लोग ऊपर उत्तर दिशा को पढ़ते हैं और नीचे दक्षिण दिशा को पढ़ते हैं। लेकिन अबब अल उदीन की क्वालिटी ये थी कि उसके द्वारा जो भी मैप बनाए जाते थे उनके उत्तर हमेशा नीचे की ओर और दक्षिण हमेशा ऊपर की ओर होते थे, उल्टे मैप होते थे। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जब कोलंबस ने अपने मैप को सेट किया और सेट करने के पश्चात वह समुद्री मार्ग से निकला, तो उसके बाद जब वह सो गया तो जब तूफान आया तो तूफान होने पे क्या हुआ कि उसकी नाव की दिशा उल्टी हो गई, और उल्टी होने के पश्चात जो उसका मैप सेट था वो भी टेढ़ा हो गया। और मैप टेढ़ा होने की वजह से वो इधर जाना चाहता था लेकिन इधर चला गया, और इधर जाने के बाद कहाँ पहुँच गया? उत्तरी अमेरिका 1492 में। तो उसको भारत की खोज तो हाथ में नहीं लगी, लेकिन कौन सी खोज हाथ में लग गई? तो उसको मिल गया अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम बात करें वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा किसी की खोज में नहीं आया था, ठीक। वास्को डी गामा केवल व्यापार के लिए एक द्वीप चाहता था कि कोई भी हमें द्वीप मिल जाए जहाँ पे हम अपना व्यापार कर सकें। और इस प्रकार से जब वह निकला तो भारत में पहली बार कौन सा यूरोपीय भारत आया था? पुर्तगाली। पुर्तगालियों में कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सन 1498 में भारत आया, और भारत आने के पश्चात जब वह कहाँ पे आया? सबसे पहले भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पे भारत आया। और यहाँ पर आने के पश्चात आपको पता होगा कि अब्दुल मनीद नाम का एक व्यक्ति था, उसने उसकी सहायता की थी वहाँ पे 1-2 दिन रुकने के लिए। और उस समय भारत में राजा जमूरियन शासन कर रहे थे। कौन शासन कर रहा था? राजा जमूरियन शासन कर रहे थे। अब राजा जो जमूरियन थे मिटा दे रहा हूँ उसको। राजा जमूरियन ये चाहते थे कि कोई भी विदेशी भारत का आया है तो हो सकता है ये भारत के नुकसान के लिए आया हो सकता है भारत के अच्छे के लिए आया हो। जब तक उसके बारे में हम अच्छे से नहीं जान लेते तब तक ये क्या कोई मतलब नहीं है हमें उससे बात करने का, उससे डायरेक्ट मिलने का या उसकी सहायता करने का। लेकिन जब पुर्तगाली भारत आया यानी कि वास्को डी गामा भारत आया तो उससे पहले अरबी भारत में व्यापार कर रहे थे। तो जब अरबियों का व्यापार भारत में चल रहा था तो इस बात को लेकर वो वास्को डी गामा से चिढ़ने लगे और वास्को डी गामा को उन्होंने धमकी दी। और धमकी देने के पश्चात वास्को डी गामा को व्यापार नहीं करने दे रहे थे। वास्को डी गामा व्यापारी था और दिमाग का काफ़ी तेज़ था। तो उसने क्या किया कि वास्को डी गामा ने राजा जमूरियन से कहा कि सर मैं आपके लिए एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उसने क्या किया कि जो अरबी थे उनका एक जहाज़ लूट लिया और जहाज़ लूटने के पश्चात उसे राजा जमूरियन को गिफ्ट कर दिया। जैसे आज के टाइम पे अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी करने के पश्चात यदि आप अपने पास चोरी का धन रखते हैं तो पुलिस आपको तुरंत पकड़ लेगी। लेकिन यदि आप उस चोरी के धन को सीधा जाकर सरकार को सौंप दो तो क्या सरकार आपको पकड़ेगी? नहीं, रिपोर्ट ही सरकार के पास आएगी। उसी प्रकार से राजा जमूरियन के पास ही रिपोर्ट की गई कि बोले हमारा ये चोरी हो गया है। जब ऐसा हुआ तो वो वास्को डी गामा को बुलाया गया। तो वास्को डी गामा ने अपना पक्ष रखा कि इन लोगों ने हमें धमकी दी और ऐसी ऐसी बातें। तो राजा जमूरियन ने उसे इस खुशी में भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। और जो वास्को डी गामा था उसने भारत में देखा कि सबसे ज़्यादा वो दक्षिण वाले इलाके से प्रभावित था, केरल वाले से। कार्डमम पहाड़ियाँ जो दक्षिण में मसाला पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो काली मिर्च का उसने सबसे ज़्यादा व्यापार का अपना एक मूल मंत्र बनाया। तो क्वेश्चन आता है जब पुर्तगाली भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने काय का व्यापार शुरू किया? तो मसालों का व्यापार शुरू किया। दूसरी संख्या में कौन आए? तो दूसरे नंबर पर आए थे डच। कौन आए थे? डच। कुछ किताबों में 1600 दिया हुआ है, कुछ किताबों ने इसको 1602 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको 1600 याद रखना है। तो 1600 ईस्वी में डच भारत आए और डच आने के पश्चात इन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम। सूरत कहाँ पड़ता है? सबको पता है, गुजरात में। उसी प्रकार से मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। ये कब खोली थी इन्होंने? ये इन्होंने पहले अपनी कंपनी खोली थी 1603 में, ठीक है। इसके पश्चात 1605 में। इसके पश्चात तीसरे नंबर पे भारत में आए ब्रिटिश। कौन आए? ब्रिटिश, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं। तो ब्रिटिश भारत में आए यानी कि अंग्रेज भारत आए। भारत में अंग्रेज कब आए? सन 1602 में। याद रखना महारानी विक्टोरिया द्वारा
1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तथा उन्होंने कहा कि आप भारत में जाकर व्यापार करें, या उन्होंने पूर्वी देश के 15 देशों पे व्यापार करने की छूट दी थी। इस बात को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी उन 15 देशों में शामिल था, इस वजह से वो व्यापार करने के लिए भारत आई। अब क्या हुआ, इन्होंने भी अपनी पहली कंपनी कहाँ खोली, मसूलीपट्टनम में। कारण क्या था, अभी बताते हैं सारी बातें। मसूलीपट्टनम कब खोली, 1611 में। इसके बाद स्पेनिश, डेनिश बहुत सारे आए, लेकिन लास्ट याद रखना है आपको फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी आपसे पूछा जाए कब भारत आए, तो ये आए थे 1664 ईस्वी में भारत। और इन्होंने अपनी पहली कंपनी कब खोली, तो जस्ट 4 साल बाद इन्होंने 1668 में अपनी पहली कंपनी सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अगर हम लोग बात करें पुर्तगाली कहाँ के थे, तो ये पुर्तगाल के निवासी थे। डच कहाँ के थे, तो डच कहाँ के निवासी थे, तो डच आपके आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, आयरलैंड के निवासी थे। ब्रिटिश पूछा जाए तो कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे, सब लोग जानते थे। फ्रांसीसी फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब समझो, हमें स्पेशली इनके बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि अंग्रेजों का भारत में शासन रहा और भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस वजह से अंग्रेजों को लेकर ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, अंग्रेज किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो अकबर के, लेकिन अकबर से दरबार में नहीं आए थे, याद रखना। इसके पश्चात क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ किसके दरबार में अंग्रेज भारत आए थे, तो उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी 1605 में, और मृत्यु होने के पश्चात जहांगीर को शासन सत्ता सौंपी गई, जिनको हम लोग सलीम के नाम से जानते हैं। अब जहांगीर को उन्हें उपाधि दी गई। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या होता है, विश्व विजेता। उनके बचपन का नाम क्या था, सलीम था। जहांगीर ने जैसी शासन सत्ता संभाली तो उसने देखा कि भारत में ऑलरेडी पुर्तगाली, डच और अरबी आपस में लड़ते रहते थे, और जब भारत में देखने को मिला कि अंग्रेज किसके दरबार में आए, जहांगीर के दरबार में आए, और उनसे कहा कि हमें शाही फरमान चाहिए। एक बार एग्जाम में ऐसा ही पूछा गया था, कौन सा अंग्रेज भारत आया था अंग्रेजी के दरबार में, तो पहली बार, तो फर्स्ट टाइम आया था सर हॉकिंस। तो सर हॉकिंस आए थे, कब आए थे, 1605 में जहांगीर के दरबार में आए। और जहांगीर में दरबार में आने के पश्चात उन्होंने कहा कि सर हम व्यापार करने के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, जिसको हम लोग शाही फरमान कहा जाता था। क्या कहा जाता है, शाही फरमान, या दस्तक भी कहा जाता था। हम आपसे दस्तक चाहते हैं जिसके माध्यम से हम आपकी अनुमति से व्यापार कर पाएँ। जहांगीर ने सोचा कि यार क्यों हम फालतू बवाल में पड़े, क्यों, क्योंकि पुर्तगाली, डच ये सब पहले से ही आपस में लड़ते रहते थे, इनकी सारी समस्याएं देखने को मिली रही थी। तब ये फैसला लिया गया कि यार ऐसा करते हैं कि इनको शाही फरमान नहीं देते हैं, अपने आप भाग जाएंगे यहाँ से। तो अंग्रेज कौन सा सबसे पहले गया था, स्टीफन हॉकिंस, तो इसे दस्तक या शाही फरमान नहीं दिया गया था। जब शाही फरमान नहीं दिया गया, ये लौट गया। अब अंग्रेज वापस होने वाले तो नहीं थे, इस वजह से अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ खोली, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित कर दी, बिना शाही फरमान के, और व्यापार की शुरुआत की। जब ऐसा हुआ, इसके पश्चात देखने को क्या मिला कि दूसरा अंग्रेज कौन सा आया था अंग्रेज के दरबार में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ये कब आया था, सन 1611 में जहांगीर के दरबार में आया। और दरबार में आने के पश्चात इसने कहा कि हमें शाही फरमान या दस्तक चाहिए। तो ये वो अंग्रेज था जिसको जहांगीर ने दस्तक प्रदान कर दिया था, अनुमति प्रदान कर दी थी। और पहली बार अनुमति के तहत 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी पूरे धूमधाम से सूरत में खोली थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज भारत कब आए, तो 1602 में। इन्होंने अपनी पहली कंपनी बिना शाही फरमान के कब खोली थी, 1611 में। कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम में। तो हम कह सकते हैं इसको बिना फरमान के। ठीक है, इसके पश्चात पहला अंग्रेज कौन सा था जो शाही फरमान लेने आया था, सर हॉकिंस, लेकिन इसको क्या शाही फरमान दिया गया नहीं मिला था। इसके बाद दूसरा कौन सा आया, सर टॉमस रो, कब आया, 1611 में। और इसने शाही फरमान के लिए अप्लाई किया, इस वजह से जहांगीर ने इसको शाही फरमान दिया था। और 1613 में इसी शाही फरमान के तहत अंग्रेजों ने अपनी पहली संवैधानिक कंपनी कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में स्थापित की थी। इसके पश्चात फ्रांसीसियों का भी व्यापार का स्तर भारत में अलग अच्छा था, व्यापार वो धीरे धीरे कर रहे थे। और इन लोगों ने अपना अधिकार कहाँ कर लिया, इन लोगों ने पूरा पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया। तो इनका पांडिचेरी जो था मुख्य गढ़ था, ठीक है, व्यापार का। अब
पुर्तगाली भारत में विफल रहे, डच भारत में विफल रहे, फ्रांसीसी भारत में विफल रहे, केवल अंग्रेज ही सफल क्यों रहे, ये बात सामने आती है। तो अंग्रेज भारत में सफल होने का मुख्य कारण ये था क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए तो सबसे पहली बात ये थी कि चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे आपके फ्रांसीसी हों, इन सभी ने कोई भी व्यापार करने से पहले जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो सब ने इन्वेस्टमेंट किया था भारी मात्रा में। चाहे वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, आपके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने बहुत सारा जब भारत में अपना क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया था, और भारत एक गरीब देश होने की वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं पाए, और यही कारण था कि इनके विफल होने का मुख्य साधन देखने को मिला। और आपसी रंजसें तथा आपसी कूटनीतिक युद्ध आपस में चलते रहते थे। जो राजा को ज़्यादा प्रसन्न रखता था तो राजा को बढ़ चढ़ कर टैक्स देना पड़ता था, और इस चक्कर में सारी कंपनियां विफल रही। लेकिन अंग्रेज इसलिए सफल रहे कि जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जैसे आज कबाड़ी जो होता है ना, ठेला लेके घूमता है कि रद्दी बेच लो, कागज़ बेच लो, ऐसे ही अंग्रेजों ने भी भारत में क्या किया, भारत की स्थिति को देखा कि भारत में क्या नायाब है। तो नायाब क्या था, जो यहाँ की महिलाएं आपने देखा होगा गाँव में क्या बनाती हैं, टोकरियाँ बनाती हैं, विभिन्न प्रकार के सूप बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इनको किसी भी मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। ये भारत की वो चीज़ें थी जिन्हें हाथों द्वारा ही बनाया जा सकता, और भारत के अलावा ये कहीं और बनती नहीं थी। तो हैंडमेड वस्तुओं की कीमत हर जगह होती है, हमेशा होती है, मशीनों से अच्छी होती हैं। और वो इस वजह से यूरोपीय क्या करते थे, तो इस प्रकार की जो भारत के हथकरघा और ग्रामीण उद्योगों की वस्तुएं थी उनको क्या करते थे, जाके घर घर जाके कबाड़ियों की तरह खरीदते थे, और उस सामान को पूरा लोड करते थे पानी वाले जहाज में, और इसके बाद उसे यूरोप ले जाते थे, और यूरोप ले जाकर बेचने पर उन्हें 80 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता था। भारत से एक आध पैसे में ले लिया और वहाँ पे जाके 80, 82, 85 रुपये में बेचा, तो इस प्रकार से क्या होता था, तो उन्हें 80 से 85 गुना तक फ़ायदा होता था। यही कारण था कि अंग्रेज़ों का इन्वेस्टमेंट जीरो था और भारत में उनकी जो इनकम थी वो कई गुना थी। यही कारण था कि अंग्रेज जल्दी जल्दी सफल होने लगे और वह अपना विस्तार करने लगे, यानी कि अपनी सेना की संख्या को बढ़ाने लगे। जब सेना की संख्या बढ़ी तो वह क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने सारी कंपनियों को साइड में किया, और इसके पश्चात फिर किसको, राजाओं पर उनकी नज़र गड़ा दी। और उस समय भारत का सबसे संपन्न जो प्रांत था वो कौन सा था, तो सबसे संपन्न प्रांत था उस समय बंगाल। कौन सा था, बंगाल। तो मुगल सल्तनत का आपसे पूछा जाए कि बताओ, बाबर से लेकर आपके औरंगजेब तक पूरे मुगल सल्तनत का, पूरे भारत का सबसे जो संपन्न प्रांत था वो कौन सा था, बंगाल था। और आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में भारत की राजधानी भी कलकत्ता थी। क्या थी, कलकत्ता। 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया था, ये सबको पता होगा। तो अब क्या होगा, अंग्रेजों की नज़र काय पे पहुंची, बंगाल पर। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ये तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी, आज हमने स्टार्ट किया, इस वजह से नो प्रॉब्लम। कल से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि कल हमारा टॉपिक क्या होगा। कल हमारा टॉपिक होगा कि अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार। तो बंगाल पर किस प्रकार से सांप्रदायिकता देखने को मिली और किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के तहत भारत, जो बंगाल के शासक थे उनको, बंगाल के जो नवाब थे उनको अपने वश में किया, किस प्रकार से आपस में फूट डाली और किस प्रकार से उनके बंगाल को हथियाया। और हथियाने के पश्चात वो कितने शक्तिशाली हो चुके थे, जिसके माध्यम से बंगाल के शासक और अन्य राजाओं के, आप पता है, पड़ोसी देशों ने संयुक्त सेना गठन की और सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों पर अधिकार किया, लेकिन वो इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि अंग्रेजों को हराना असंभव था। और इस प्रकार से अंग्रेजों का धीरे धीरे पूरे भारत में विस्तार हुआ और हमारा भारत धीरे धीरे गुलाम हुआ, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ये बात कहाँ से शुरू होगी, मुर्शिद कुली खां से, ठीक है।